सिविल सेवाओं के लिए आज से मैं भूगोल वैकल्पिक विषय की शुरुआत कर रहा हूँ। भूगोल वैकल्पिक विषय पर ये आज आपका पहला वीडियो है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम या फिर आईएएस एग्जाम, मैं मुख्य रूप से आईएएस के सिलेबस को कवर करवाऊंगा। आईएएस के भूगोल वैकल्पिक विषय के सिलेबस को कवर कराने का मतलब है कि पीसीएस में भी जितने भी अलग अलग तरह के पीसीएस एग्जाम हैं उनका सिलेबस मैक्सिमम कवर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी राज्य विशेष के सिलेबस से कुछ छूटेगा तो वो बाद में देख लिया जाएगा, उसे पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए किसी भी राज्य के पीसीएस की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी या फिर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को बहुत ही सोच समझकर मैंने पेड रखा है। इस पर अधिकतम 10 रुपए का शुल्क आपको प्रत्येक वीडियो पर देना होगा। प्रत्येक वीडियो 40 से 45 मिनट या 50 मिनट का होगा। काफी सोच समझकर मैंने इसे पेड बनाया है। मैं चाहता हूं कि इसका लाभ वही लें जो सीरियस हो, जो एग्जाम के प्रति गंभीर हो और जो मेहनत का सम्मान करना जानते हैं। अभी तक सामान्य अध्ययन के सभी वीडियो मैंने निःशुल्क रखे, वो भी काफी सोच समझकर किया गया था। मैं चाहता था कि पढ़ाई की ललक पैदा हो ऐसे लोगों में भी जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं या पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझते या फिर जिनको ज्ञान पाने की जरूरत है। ठीक, लेकिन वैकल्पिक विषय वही देखें जो गंभीर हो, ऐसे लोग जो कि देखते भी हैं वीडियो और मेहनत का सम्मान भी नहीं करना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मेहनत को इस तरह से सरेआम करूं। आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को। और मुझे नहीं लगता कि वैकल्पिक विषय कवर करने के लिए कोई भी अभ्यर्थी उसे 2-2.5 हजार रुपए ज्यादा लगेंगे। जहां दिल्ली या इलाहाबाद जैसे केंद्रों में वैकल्पिक विषय को सिर्फ एक वैकल्पिक विषय पूरा करने के लिए, कोचिंग करने के लिए न केवल रूम लेना पड़ता है, महंगी कोचिंग में एडमिशन लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर के खर्च आते हैं। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि एक वैकल्पिक विषय अगर आज आपको किसी भी शहर में करना है तो मिनिमम 1 लाख रुपए आप साल भर की कोचिंग की फीस, बाहर रहना खाना, रूम, तमाम तरह के खर्चे। 2-2.5 हजार रुपए पर भी अगर किसी को आपत्ति होगी तो आप समझ जाइएगा कि वो अभ्यर्थी नहीं है। ऐसे राजनीति करने वाले, लल्लो चप्पो करने वाले फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक पे भरमार है ऐसे लोगों की, और मैं इनकी परवाह नहीं करता हूं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं, हम उनकी बात क्यों करें। तो भूगोल में 2 प्रश्न पत्र आते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कुल 4 खंड होते हैं दोनों प्रश्न पत्रों में। मैं अपने वीडियो की शुरुआत भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए से करूंगा। क्या आपने सिलेबस खरीद लिया है? बिल्कुल। इतने के बावजूद, चूंकि मैंने कई बार टोका, आप सिलेबस खरीद चुके होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपके पास ना हो। मेरी गुजारिश है कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी खरीद लीजिए। प्रश्न पत्र खरीदने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहां से कितने तरह के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं प्रत्येक अध्याय से। जब मैं प्रत्येक अध्याय बारी बारी समाप्त करवा जाऊंगा तो आप एक अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे पिछले वर्षों के पेपर्स देख के कि क्या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हूँ, और अगर दिक्कत हो तो किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करिएगा, उस तरह के प्रश्न को कवर करवाने में मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि आप पेड करके आए हैं इसलिए आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगे और मैं उसकी परवाह करूंगा। दूसरी बात, मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी मैं उत्तर लेखन कला नहीं सिखाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक होता है। फिलहाल आप भूगोल वैकल्पिक विषय के प्रत्येक अध्याय में जो संकल्पना है, जो समझ की बातें हैं उसे समझिए। बिना समझे ही उत्तर लेखन का प्रयास करने लगेंगे तो ये घातक हो जाएगा। जब ज्ञान होगा तभी उत्तर लेखन किया जा सकता है। बिना ज्ञान के उत्तर लेखन संभव ही नहीं है, क्योंकि आपका उत्तर लेखन इस पर डिपेंड करेगा कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही लीक से नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रश्न लीक से हटकर पूछे जा रहे हैं। लीक से लगभग 35% प्रश्न लीक से हटकर पूछे जाते हैं आजकल। 65% प्रश्न आज भी लीक वाले होते हैं, परंपरागत प्रकार के होते हैं, लेकिन 35% प्रश्न लीक से नहीं होते हैं, गैर परंपरागत प्रकार के होते हैं। इन 35% प्रश्नों में जो गैर परंपरागत प्रकार के होते हैं, आपके व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है कि दी गई मुश्किल परिस्थिति में आपके पास समाधान है अथवा नहीं।
दी गई मुश्किल परिस्थिति में जब आपके पास समाधान नहीं होता है तो 35% अंकों से तो आप ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। सिर्फ 65% भी आप पूरी तरह से कोई भी 65% नंबर आज तक नहीं पाया है 65 में से। तो दी गई मुश्किल परिस्थिति में जब आपके पास अपने उत्तर कला द्वारा समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता होगी तो आप एक बेहतर अभ्यर्थी कहलाएंगे। जो परीक्षक होता है आपकी कॉपी चेक करके तुरंत आपका आकलन करेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। विशेष रूप से दी गई मुश्किल परिस्थिति में जब आप एक अच्छा उत्तर लिखते हैं तो परीक्षक को आप बहुत ही खुश कर देते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए केवल रट्टा मारना उपयोगी नहीं है, आपको कुशल बनना पड़ेगा। वास्तव में भारत और विश्व की भौगोलिक परिस्थितियों, चाहे भूआकृतिक हो, जलवायुविक हो, सामुद्रिक हो, पर्यावरणीय हो, जैव भौगोलिक हो, आर्थिक परिस्थितियां हो, राजनीतिक भू राजनीतिक परिस्थितियां हो, इन सभी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अभी तक जो मैंने कहा आपके समझ में आया? तो ज्ञान कैसे हासिल होगा? ज्ञान हासिल करने से हासिल होगा, ललक पैदा करने से। वही ललक मैं यहाँ पे पैदा कराऊंगा। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत कठिन पढ़ाने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा आसान करने वाला हूं। क्योंकि कठिन तो तब होता है जब समझ में नहीं आता है, जब समझ में आता है तो सबसे आसान हो जाता है, उससे आसान फिर कुछ नहीं होता है। मेरा उद्देश्य समझाना होगा। प्रत्येक चैप्टर में मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आज भू आकृतिक विज्ञान शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट भू आकृतिक विज्ञान, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक है ना, पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक, महाद्वीपीय स्थान, अपवर्तन चक्र की संकल्पना, नवोन्मेष, नवीन स्थलाकृतियों का विकास, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां और कारक, बहुत कुछ है उसमें। पृथ्वी की आंतरिक बनावट, बहुत कुछ इसमें अध्ययन किया जाएगा भू आकृतिक विज्ञान में। तो आप समझते हुए प्रत्येक चैप्टर को चलेंगे। साथ ही जो पढ़ाते समय मैं बोलूंगा वही आपका नोट्स होगा। पढ़ाते समय में जो बोलता जाऊं, जिस तरह के चित्र बनाता जाऊं, उसी को आप नोट समझ के नोट करेंगे। मेरे वीडियो को आप पेड किए हैं तो अधिक से अधिक एक वीडियो को 3 बार देख सकेंगे, 3 बार देख सकेंगे। मेरी गुजारिश है कि पहली बार में नोट्स मत बनाइएगा, पहली बार सिर्फ ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिएगा। आप देखते हुए पहली ही बार में नोट्स बनाएंगे तो ये आपकी व्यक्तित्व की कमजोरी होगी, यानी आपको भरोसा नहीं है। और इसका परिणाम होगा कि पहली बार में आप देखते हुए नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप नोट्स की तकनीकियों में उलझकर रह जाएंगे, फिर जहां से शुरू किए थे वहीं पर पहुंच जाएंगे। इसलिए पहली बार सिर्फ वॉच करिएगा, दूसरी और तीसरी बार मौका रहेगा आपको आराम से नोट्स बनाने का। वैसे भी पहली बार अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरी तीसरी बार में आराम से नोट्स बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया नोट्स। इवन जो मैं बोलूंगा उससे भी बढ़िया लिखने में आप सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप में सोचने, स्थितियों को देखकर आकलन करने और निष्कर्ष निकालने की स्वाभाविक शक्ति ईश्वर ने दी है। इसलिए मेरी गुजारिश जो मैंने पहले की कि पहले देख लीजिएगा पूरा वीडियो, दूसरी तीसरी बार जब देखेंगे तो बहुत बढ़िया नोट्स आप बनाएंगे। जो मैं बोलूंगा उससे इतर जाके भी आप नोट्स बनाने में सक्षम हो पाएंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस के सिलेबस के लिए इसे खरीद लीजिए, शिल्पी प्रकाशन का आता है। नाम है यूपीपीसीएस नियमावली और पाठ्यक्रम। आईएएस के सिलेबस के लिए इस तरह का बुकलेट खरीदिएगा। शुरू में सिलेबस दिया हुआ है, शुरू में ऐसा सिलेबस दिया हुआ है, इधर हिंदी में और इधर इंग्लिश में दिया हुआ है। इस तरह से सिलेबस, और उसके पीछे तमाम पिछले वर्षों के पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे देखिए भूआकृतिक विज्ञान से पिछले वर्षों के पेपर दिए हुए हैं, न केवल आईएएस का बल्कि पीसीएस, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हर राज्यों के पेपर दिए हुए हैं। इसमें चैप्टर वार पेपर, यानी एक ही चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको इकट्ठा कर दिया गया है। इस तरह का खरीदिएगा बुक। आप समझ पा रहे हैं? क्या पिछले वर्षों के पेपर इस तरह का खरीदिएगा कि उसमें सभी प्रश्नों को वर्गीकृत कर दिया गया है कि समुद्र विज्ञान से पूछे गए प्रश्न ये हैं, चाहे आईएएस में चाहे यूपीपीसीएस में। जलवायु विज्ञान से प्रश्न पूछे गए जो है उन्हें इकट्ठा कर दिया गया। इस तरह से खरीदेंगे तो आप एक ही अध्याय के सभी पूछे गए प्रश्नों को इकट्ठा देख सकेंगे, बेहतर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। काफी बातें हो गई, हालांकि ये भी जरूरी थी पृष्ठभूमि बनाने के लिए। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आपके पास सिलेबस है तो आप प्रथम प्रश्न पत्र में जाइए। प्रथम प्रश्न पत्र में भूआकृतिक विज्ञान को देखिए, उसमें जो टॉपिक है उसमें पृथ्वी की आंतरिक बनावट भी है। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भूकंपी तरंगे बनाई गई हैं। मैं पहले बता दूं, मैंने 2 चित्र बनाए हैं। इसमें भूकंपी तरंगों को दिखाया गया है, इसमें भी भूकंपी तरंगों को, इसमें एस तरंगों को दिखाया गया है, इसमें पी तरंगों के संचरण को दिखाया गया है। डोंट वरी, अभी लिखिएगा मत। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। पृथ्वी की आंतरिक बनावट टॉपिक, पहला अध्याय, पृथ्वी की आंतरिक बनावट अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंग्लिश में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पहले बता दूं कि इस अध्याय से एक ही प्रश्न पूछा जाता है हर बार। क्या? भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट का निष्कर्ष दीजिए या विवरण दीजिए। अगर इस अध्याय से अब तक 25 प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, तो वो प्रश्न एक ही तरह का है। कौन सा है? भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट का आकलन कीजिए, निष्कर्ष निकालिए। यानी कि आज तक हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो भी जानकारी है वो कहां से प्राप्त होता है? भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से प्राप्त होता है। ठीक, यानी अगर भूकंप विज्ञान के साक्ष्य ना हो तो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में जानकारी देने वाला कोई दूसरा प्रमाणिक स्रोत उतना बड़ा नहीं है। सबसे प्रमाणिक स्रोत हमें भूकंप विज्ञान से ही मिलते हैं। इस बात को आपने सत्य मान लिया? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में जानकारी देने वाला सबसे प्रमाणिक स्रोत भूकंप विज्ञान है। सवाल है कि भूकंप विज्ञान से पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? सर्वप्रथम, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। संक्षेप में इनको पी, एस और एल कहा जाता है। ठीक, इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ, गति मतलब स्पीड, चाल, गति, इन तरंगों की स्पीड और भ्रमण पथ मतलब रास्ता, भ्रमण पथ ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है। समझ रहे हैं? ये देखिए सीधा भ्रमण पथ, वक्राकार और ये टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो भ्रमण पथ इसको कहते हैं और गति क्या होती है? स्पीड। तो इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में कुछ वैज्ञानिक तथ्य उभर कर मिलते हैं, या इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में कुछ वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आते हैं। क्लियर? सवाल है कि इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर कौन से वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आते हैं? तो हमने 2 बातें कही हैं, गति के आधार पर और भ्रमण पथ के आधार पर। हम सबसे पहले भ्रमण पथ के आधार पर देखेंगे कि इन तरंगों की भ्रमण पथ के आधार पर कौन से वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आते हैं, है ना। फिर उसके बाद गति के आधार पर कौन से तथ्य निकलते हैं पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में। भूकंप विज्ञान सबसे प्रामाणिक साक्ष्य है, सबसे प्रामाणिक स्रोत है। भूकंप के दौरान 3 तरह की तरंगें पैदा होती हैं। इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में कुछ वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आते हैं। तो सबसे पहले 2 आधार मैंने दिए हैं, गति के आधार पर, भ्रमण पथ के आधार पर। मैं सबसे पहले भ्रमण पथ के आधार पर देखूंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न क्या था? भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट का विवरण दीजिए। तो प्रश्न के 2 भाग हैं, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य और आंतरिक भाग की बनावट का वर्णन करना। तो पहले हम भूकंप विज्ञान का साक्ष्य देख रहे हैं, प्रश्न का जो पहला भाग है। ठीक है, अभी तक जितना बताया उतना समझे आप? अच्छा, भूकंप की तरंगें धरातल पर, जहां भूकंप तो पृथ्वी के भीतर पैदा होता है। भूकंप की तरंगें धरातल पर सबसे पहले जहां टकराती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। भूकंप जहां पर पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल है, भूकंप मूल। और भूकंप की तरंगें जहां टकराती हैं सतह पर धड़ाक से जाके, उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, है ना। ये तो जीएस की बात हो गई। आगे देखते हैं, भूकंप केंद्रों पर इन तरंगों के अंकन से, देखिए कई केंद्र हैं,
भूकंप केंद्र कई है, एक है, दो है, तीन है, यानी जहां टकराता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। समझ गए ना? ठीक है, जो बोलूं उसे सच मान लीजिए, फिर आगे देखिए। भूकंप केंद्रों पर इन तरंगों के अंकन से पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर ये तरंगें सीधी रेखा में न चलकर वक्राकार पथ का अवलंबन करती हैं। भूकंप केंद्रों पर इन तरंगों के अंकन से चिन्हित करना, मतलब भूकंप केंद्रों पर इन तरंगों के अंकन से पता चलता है कि ये तरंगें पृथ्वी के भीतर सीधी रेखा में न चलकर वक्राकार भ्रमण पथ का अवलंबन करती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर सभी जगहों पर घनत्व तो एक समान नहीं है, क्योंकि अगर पृथ्वी के भीतर सभी जगहों पर घनत्व एक समान होता तो ये सीधी रेखा में चलती है, लेकिन पृथ्वी के भीतर घनत्व एक समान नहीं है, इसलिए वक्राकार हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व सर्वत्र एक समान नहीं है, जिस कारण ये तरंगें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती है। यहाँ परावर्तित हुई, फिर यहाँ परावर्तित होती हैं, फिर यहाँ परावर्तित होती हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। समझ रहे हैं? यानी जैसे से आगे बढ़ेंगे टेढ़े होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि घनत्व जैसे जैसे बदलता है उनका पथ परावर्तित होकर टेढ़ा हो जाता है। घनत्व बदलने पर पृथ्वी पे घनत्व आप ही तो, अच्छा कुछ ज्ञान तो आपके पास पहले भी होगा आपके पास, जैसे आप जानते हैं कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि भूकंप से क्या पता चलता है। आप मान लीजिए कि अभी आप कुछ नहीं जानते हैं, ना क्रस्ट जानते हैं, ना मेंटल, ना कोर। जब आप कुछ नहीं जानते हैं तब इन बातों को अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि अभी आप साक्ष्य जुटा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में भूकंप विज्ञान कैसे साक्ष्य देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तरंगें परावर्तित होकर, घनत्व में असमानता है अंदर, इसलिए तरंगें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं। ठीक, धीरे धीरे समझेंगे बेहतर रहेगा। हम कह रहे हैं एक ही चीज को 75 बार पढ़ने से अच्छा है हर एग्जाम में 50 बार पढ़िए, उसके बजाय ये बेहतर है कि एक ही बार पढ़िए, बार बार एग्जाम दीजिए, है ना? एक बार ढंग से समझ लेंगे, बार बार रिपीट करने की, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। हाँ, तो ये नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, या समझ लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में दो ही तरह की तरंगें उपयोगी होती हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। आंतरिक बनावट के विषय में धरातली तरंग उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि धरातली तरंग पृथ्वी के अंदर नहीं चलती, धरातली तरंग केवल धरातल पर चलती है, यानी वो तरंग जो धरती को हिलाती रहती है उसे धरातली तरंग कहते हैं। यानी सबसे पहले P और S तरंगें अंदर पैदा होती हैं, धरातल से टकराती हैं, धरातल से टकराने के बाद वो तरंगें जो धरातल को ऐसे ऐसे हिलाती हैं उसे धरातली कहते हैं। तो धरातली तरंग तो केवल सतह पर चलती है, तो इससे अंदर की बनावट के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो इसका मतलब है कि आंतरिक बनावट के बारे में दो ही तरंगें उपयोगी हैं, P और S। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंपी तरंगों में S तरंगें पदार्थ के ठोस अवस्था में ही संचरण कर सकती हैं। पदार्थ के ठोस अवस्था में संचरण कर सकती हैं S तरंगें, जबकि P तरंगें पदार्थ के ठोस और तरल सभी अवस्थाओं में संचरण कर सकती हैं। S तरंगें पदार्थ की ठोस अवस्था में संचरण करती हैं, जबकि P तरंगें पदार्थ के ठोस अथवा तरल सभी अवस्थाओं में संचरण कर सकती हैं, मतलब गुजर सकती हैं। ठोस अवस्था से भी गुजरती हैं और तरल अवस्था से भी गुजरती हैं। इसे सच मान लिया, यानी S तरंग केवल ठोस में चलेगी, जहां पर तरल आ जाएगा, लिक्विड, वहां पर S तरंगें नहीं चलती हैं, गायब हो जाती हैं अचानक। और P तरंगें ठोस में भी गुजरने की क्षमता रखती हैं और तरल में भी गुजरने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, पाया गया है कि S तरंगें धरती के भीतर 3000 किलोमीटर की गहराई से आगे नहीं बढ़ पाती। पाया गया है कि S तरंगें धरती के भीतर 3000 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई के आगे नहीं बढ़ पाती। 3000 किलोमीटर की गहराई कहाँ है? मतलब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 3000 किलोमीटर की गहराई है। 3 के मतलब 1000।
तो पाया गया है कि एस तरंगे धरती के भीतर 3000 किलोमीटर की गहराई से आगे प्रवेश नहीं कर पाती और वक्राकार पथ पर मुड़ जाती हैं। ठीक है, यानी वक्राकार पथ पर सतह की तरफ मुड़ जाती हैं, आगे जाने के बजाय वक्राकार पथ पर सतह की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, जबकि पी तरंगे, हमने तो ये एस के बारे में बताया, जबकि पी तरंगे जो पदार्थ के ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में संचरण कर सकती हैं, 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद भी प्रवेश करती हैं। हमने यहाँ पे पी लिख दिया है, सॉरी, ये तो एस है, ऊपर की तरह ये एस है, पी तरंगे ये हैं, ये रेड कलर वाली तरंगे पी हैं। जबकि पी तरंगे जो कि पदार्थ के ठोस और तरल सभी अवस्थाओं में संचरण कर सकती हैं, 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद भी प्रवेश करती हैं और गति में विचलन के बावजूद, देखिए यहाँ पे जो भीतरी भाग है वहां पर गति में थोड़ा विचलन आ गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गई है ना, बहुत मुश्किल होती है यहाँ से गुजरने में है। तो 3000 किलोमीटर की बाद भी प्रवेश करती हैं और गति में विचलन के बावजूद कोर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरतम, यानी केंद्रीय भाग जो पृथ्वी का है उसे इंग्लिश में कोर और हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरतम। और 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद भी प्रवेश करती हैं पी तरंगे और गति में विचलन के बावजूद अंतरतम को पार कर जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का कोर तरल अवस्था में है। क्यों? क्योंकि एस तरंगे जो ठोस में ही चल सकती हैं 3000 किलोमीटर के बाद प्रवेश नहीं कर पाती। इससे ये पता चलता है कि कोर तरल अवस्था में है, जबकि पी तरंगे 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद ही प्रवेश करती हैं और गति में विचलन के बावजूद कोर को पार कर जाती हैं। इससे भी कोर की भिन्न संरचना को समझा जा सकता है ना। ये हो गया पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत। अब आप समझ गए। अभी आपने क्या देखा? भ्रमण पथ के आधार पर। हाँ, एक भाग अभी बाकी है। अभी तक आपने क्या देखा? भ्रमण पथ सीधा चलती है कि टेढ़ा हो जाती है। आप देख रहे हैं कि 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद एस तरंगे वक्राकार होकर चली गई सतह की तरफ, जबकि पी तरंगे विचलन के बावजूद पार करती है, यानी गति में विचलन आ जाता है। 3000 किलोमीटर की गहराई के बाद जब प्रवेश करती है तो गति में विचलन आ जाता है। तो आपने देखा भ्रमण पथ। अब गति के आधार पर देखते हैं। ठीक, भूकंपी तरंगों की गति के आधार पर देखते हैं। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। आपने विज्ञान अध्याय में ध्वनि पढ़ा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि ध्वनि तरंगें सबसे तेज कहां चलती हैं? ठोस में, लोहे में या किसी धातु में। उससे कम द्रव में, पानी में ध्वनि तरंगें और स्लो चलती हैं। और ध्वनि तरंगों की गति सबसे कम कहां होती है? गैस में, है ना। तो आपने ये सब विज्ञान में पढ़ा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ध्वनि तरंगों की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यानी ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग होती है ध्वनि की गति, उसी तरह से भूकंपी तरंगों की गति भी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर, मैं फिर से शुरू से बात कर रहा हूं, भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। ठीक है, इतनी बात तो आपने सच मान लिया। गति के आधार पर P और S तरंगों को, गति के आधार पर P और S तरंगों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी तीन तरह के P और S तरंगे गति के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। तो उसको आप ऐसे लिखेंगे कि गति के आधार पर P और S तरंगों को तीन युग्मों में, मतलब तीन जोड़ियों में बांटा गया है। P और S तरंगे, P स्टार और S स्टार, PG और SG। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। दूसरी बात बोल रहा हूं कि गति के आधार पर P और S तरंगों को तीन युग्मों में बांटा गया है। युग्मों मतलब जोड़ियों में।
3 युग्मों में बांटा गया है। इससे प्रमाणित होता है, इससे क्या प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर इन तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर P और S तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। पृथ्वी के भीतर P और S तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। इससे ये प्रमाणित होता है। इससे अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में 3 जगहों पर अंतर है। हम फिर से बता रहे हैं, भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। दूसरी बात हमने बोला कि गति के आधार पर P और S तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात इन तरंगों की गतियां 3 प्रकार की होती हैं, P और S प्रकार की, P स्टार S स्टार प्रकार की, PG और SG प्रकार की। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर P और S तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। अतः इससे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में 3 जगहों पर असमानता है। ठीक, अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः भूकंपी तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की ऊपरी पतली परतदार चट्टान की पतली परत के नीचे 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। इससे अतः भूकंपी तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर या इन दोनों का अध्ययन करने से निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की ऊपरी पतली परतदार चट्टान की पतली परत के नीचे 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। ये 3 परतें कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। इन गतियों से पता चलता है कि P और S प्रकार की गति इसमें, P स्टार और S स्टार प्रकार की गति बीच वाले में, PG और SG प्रकार की गति बिल्कुल कोर में। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रश्न क्या था कि भूकंपी साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक बनावट का विवरण दीजिए। भूकंप तरंगों के जो साक्ष्य हैं वो आप समझ गए। भूकंपी साक्ष्य अभी तक मैंने उसी का वर्णन किया कि भूकंपी साक्ष्यों से क्या पता चलता है। अब प्रश्न का दूसरा भाग, पृथ्वी के आंतरिक बनावट का वर्णन कीजिए। तो हम दूसरे भाग को अब देखेंगे। ठीक है, दूसरे भाग को जब देखना है, मैं बोलता जा रहा हूं उसी तरह से जिस तरह से आपको नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स दूसरी और तीसरी बार देखते समय आप बनाइएगा। पहली बार से समझते जाइए, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अतः भूकंपी तरंगों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर, भूकंपी तरंगों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा जा सकता है और पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहले लिख लीजिए, कोर नहीं, सबसे ऊपरी भाग को पहले लिखिए, क्रस्ट, क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, मेंटल इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रावार। हालांकि इंग्लिश शब्दों का ही आप प्रयोग बार बार करेंगे, क्रस्ट और मेंटल का। भूपर्पटी, प्रवार, और तीसरा कोर यानी अंतरतम। अतः भूकंपी तरंगों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांट सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पुनः
इन तीन बृहद मंडलों को उपमंडलों में बांटा गया है। उपमंडलों में बांटा गया है, यानी तीन बृहद भागों में बांटा गया है और पुनः इन तीन बृहद मंडलों को उपमंडलों में बांटा गया है। क्योंकि भूकंपी तरंगों की गतियां इन बृहद मंडलों के भीतर भी अलग अलग तरह की होती हैं, इसलिए इन बृहद मंडलों को भी उपमंडलों में बांटा गया है। आपने सुना होगा ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, यानी इन बृहद मंडलों को भी उपमंडलों में बांटा गया है। कैसे, आइए देखते हैं। ये दोनों चित्र जो अभी तक बने थे, ये भूकंपी तरंगों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वहां पे बताएंगे आप इन दोनों चित्रों को। इन दोनों चित्रों को बनाने का मतलब है कि जैसे ही आप इन दोनों चित्रों को दिखा देंगे, कम भी लिखेंगे तो नंबर बहुत ही अच्छा मिल जाता है। बिना इन चित्रों को बनाए लिखते चले जाएंगे तो परीक्षक बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। जबकि इन चित्रों को बनाकर भूगोल देखिए चित्रों का विषय है। जितने ही अच्छे से आप चित्र बना लेंगे, कम भी लिखेंगे यानी सांकेतिक भाषा में लिख देंगे ना, तब भी नंबर बहुत अच्छा मिलता है। भूगोल जो है प्रस्तुतिकरण का विषय है। भूगोल चित्रों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण का विषय है। जितना ही अच्छा आप प्रस्तुतिकरण कर देंगे, बहुत जरूरी नहीं कि 10 तरह के पेन का प्रयोग करिए रंग बिरंगे, एक ही रंग के पेन का प्रयोग करते हुए जितना ही अच्छे से आप अपनी बात को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर देंगे, परीक्षक को आप उतना ही खुश कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भूगोल में कभी भी बहुत ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं होती। आप ध्यान रखिएगा कि भूगोल से आपको पीएचडी नहीं करना है। मैं भले ही बहुत विस्तार में समझाता जा रहा हूँ, उद्देश्य है आपको समझाना। मैं बाद में जब उत्तर लेखन कला बताऊंगा तो बताऊंगा कि लिखना बहुत ही थोड़ा थोड़ा होता है, जहां पे आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। चित्र जितना अच्छा बोलता है उतना अच्छा आपके शब्द नहीं बोलते हैं। भूगोल में ये बात 100% लागू होती है कि आप चित्रों के माध्यम से जितनी अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, परीक्षक देखते ही समझ जाएगा अरे इतना अच्छा चित्र बनाया, ही जानता है बात को, तो शब्दों की क्या जरूरत है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो संप्रेषण यानी बात को पहुंचाने की कला केवल शब्दों के माध्यम से नहीं होती है। अभिव्यक्ति कई तरह की होती है। शब्द तो सबसे आसान तरीका है या सबसे कठिन तरीका हम मान सकते हैं शब्दों को। अपनी बात को पहुंचाने के और भी श्रेष्ठ तरीके हैं, जैसे चित्र बनाना, संकेत करना, इशारे करना, कई तरह के तरीके होते हैं। इन सब बातों को आप सी-सेट का अध्ययन करते समय पढ़े होंगे। तो चित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ तरीका है भूगोल में। भूगोल में आप एक अच्छा चित्र बना के केवल 4 शब्द लिख लीजिए, यकीन मानिए आपको बुरा नंबर भूगोल में नहीं मिलेगा, और यही भूगोल की अच्छी बात है। इसलिए भूगोल का अध्ययन करते समय आप कभी भी घबराइएगा मत कि नहीं बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। और वैसे भी आप ध्यान देंगे तो मैं बहुत ही कम लिखवा रहा हूँ, बहुत ही कम बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप किताब खोलेंगे तब तो घबरा जाएंगे। किताब में इतना ज्यादा अनर्गल और अनावश्यक बातें दी हुई होती हैं, वो अनर्गल नहीं होती हैं, क्योंकि किताबों को ज्यादातर उन लोगों ने लिखा है जो शोध किए हुए हैं, पीएचडी किया हुआ है। तो निश्चित रूप से उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, और पीएचडी शोध करने के लिए उनका ज्ञान जरूरी है। लेकिन जब आप सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं तो वहां पे उतना ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। आपको केवल उतने ज्ञान की जरूरत होती है जितने से आप प्रस्तुतिकरण कर सकें। तो प्रश्न का दूसरा भाग था पृथ्वी की आंतरिक बनावट का वर्णन। तो दूसरे भाग को हमने अभी बताया कि 3 भागों में बांटा गया है आंतरिक बनावट को, और पुनः 3 बृहद मंडलों को उपमंडलों में बांटा गया है। आइए इसे चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। ये 3 बृहद मंडल और उपमंडल कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां से दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र को आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर देखिए, सबसे ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत,
और ये है, ठीक है। हमने 3 तरह की परतें बनाई, आपने देखा, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और सबसे निचली परत। इसका नाम क्या है? इस परत का नाम क्या है? क्रस्ट। इस परत का नाम क्या है? मेंटल। इसका नाम है मेंटल और निचली परत का नाम है कोर। यहां पे